हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने अपना अध्याय शुरू कर रखा था 36 नवीन राज्यों का उदय। तो हमने अपना चैप्टर आधा कंप्लीट कर लिया था। ये आज है हमारा शुरू होगा यहाँ से पंजाब। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। पंजाब के बारे में क्या दे रखा। सबसे पहले सिख 12 छोटे छोटे समूह में संगठित थे। उन समूह को क्या बोलते थे? मिसल कहा जाता था। मिसल के नेताओं ने क्षेत्रों को आपस में बांट लिया और इसका जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। फिर सबसे पहले कौन आता है? रणजीत सिंह आता है इसमें। रणजीत सिंह कब से कब तक ये दे रखा? 1792 से 1839 ईस्वी। 13 नवंबर 1380 को रणजीत सिंह का जन्म हुआ। ये सुकरचकिया मिसल के कौन थे? मिसल के प्रमुख जो महासिंह थे उनके पुत्र थे। 1792 में महासिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और 12 वर्ष की आयु में ये सुकरचकिया मिसल के क्या बन गए? प्रमुख बन गए। फिर रणजीत सिंह ने मिसलों का एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य की क्या की? स्थापना की। रणजीत सिंह एक साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक, चतुर कूटनीतिक थे जिन्होंने 1799 में लाहौर और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। 1808 में रणजीत सिंह ने सतलुज नदी को पार किया और फरीदकोट, मालेरकोटला व अंबाला को जीत लिया। किंतु 1809 ईस्वी में अमृतसर संधि द्वारा सतलुज नदी के पार के प्रदेशों पर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया। फिर 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत कौन? चार्ल्स मेंटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई वो दे रखा है। कब हुई? 25 अप्रैल 1809 को। शर्तें कौन सी थी? 3 शर्तें थी, जिसमें सतलुज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया, सतलुज को। और सतलुज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए और लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। फिर ये उनका शासन वंश दे रखा है महाराजा रणजीत सिंह का। कौन कौन आए? संस्थापक कौन था? सुकरचकिया मिसल के संस्थापक। ये सारा दे रखा है इसमें नंबर वाइज। फिर 1809 में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा को मोहम्मद शाह ने पद से हटा दिया और रणजीत सिंह की सहायता से शाह शुजा ने फिर से राजगद्दी प्राप्त कर ली। फिर राजगद्दी प्राप्त करने के बाद शाह शुजा ने रणजीत सिंह को प्रसिद्ध क्या दिया? कोहिनूर हीरा भेंट किया, जो कि कौन लेगा था? नादिर शाह लूट के ले गया था भारत से। फिर रणजीत सिंह भारत के कौन थे? प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की, ब्रिटिश प्रभुसत्ता के आगे समर्पण भी नहीं किया। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने क्या कहा रणजीत सिंह के बारे में? तुलना किससे की है उनकी? नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 को हुई और उनका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा उनके बाद। फिर रणजीत सिंह ने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को जीत लिया तथा उसने मुगल द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढंग से एक शक्तिशाली, अनुशासित, सुसज्जित सेना तैयार की जिसमें गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोगरों, पंजाबियों और मुसलमानों को फौज में भर्ती किया गया। कहा जाता है कि रणजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज को था। रणजीत सिंह स्वयं अपने मंत्री और अधिकारियों का चुनाव करते थे, इसी कारण उनका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। रणजीत सिंह अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान व हिंदू थे। उन सबके प्रमुख और विश्वास पात्र मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। फिर 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज नदी पार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया और पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया। तभी रणजीत सिंह ने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों का सामना करने की शक्ति नहीं है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके 3 कौन अयोग्य उत्तराधिकारी शासक हुए। इस प्रकार राजनीतिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के द्वारा अपने राज्यों को अंग्रेजों के अतिक्रमण से
बचा लिया, परंतु विदेशी संकट को हटा नहीं सके और उन्होंने उस संकट को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। फिर है खड़ग सिंह। कौन था उनका पुत्र? खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा और उनका वजीर ध्यान सिंह था। इस तरह प्रशासन में डोगरा सरदार हावी हो गए। फिर कुछ समय पश्चात खड़ग सिंह को क्या कर लिया? बंदी बना लिया गया, जहां जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। वजीर ध्यान सिंह ने उनके पुत्र नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया और नौनिहाल सिंह दरबार में डोगरा बंधुओं गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि वे शेर सिंह के समर्थक थे। और कुछ समय पश्चात क्या हुआ? नौनिहाल सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। फिर उनके बाद कौन? शेर सिंह, जो कि रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र थे। 1843 में शेर सिंह की हत्या कर दी गई। फिर है सितंबर 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के कौन? कम आयु के दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया। अल्पवयस्क कौन थे? ये उनके पुत्र थे। और क्या किया? उनकी माता जिंदन कौर को उसकी क्या बना दिया? संरक्षिका बना दिया। फिर दिलीप सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों ने पंजाब पर क्या कर आक्रमण कर लाहौर को अपने अधिकार में ले लिया। ये दे रखा है कहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था रणजीत सिंह का। फिर है मराठा राज्य। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सा था? मराठा राज्य से मिली थी मुगल सत्ता को, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे क्या था? शक्तिशाली था। शिवाजी के पौत्र शाहू को औरंगजेब ने 1689 में कैद कर रखा था। औरंगजेब उसके और उसकी मां के साथ उनके धर्म, जाति व अन्य चीजों का पूर्ण रूप से ध्यान रखकर बड़ी शिष्टता, सम्मान और लिहाज के साथ पेश आया। फिर शाहू को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा कर दिया गया, और लेकिन जल्द ही शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया। और ताराबाई ने अपने पति राजाराम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 ईस्वी तक जारी रखा। फिर मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया, और शाहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच विवाद के फलस्वरूप मराठा सरदार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता कौन? राजा शाहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। उनका पेशवा वंश दे रखा है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, चिमनाजी अप्पा, सदाशिव भाऊ, रघुनाथ राव, बाजीराव 1740 से 61। फिर आगे उनका बट गया विश्वास राव, माधवराव नारायण, ये सारा दे रखा है उनका। फिर शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया, और धीरे धीरे शाहू ने अपने आधिपत्य अधिकांश महाराष्ट्र पर क्या कर लिया? महाराष्ट्र पर स्थापित कर लिया अधिकार। और फिर यहाँ से शुरू विश्वनाथ ने अपने बेटे पेशवा बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। 1699 से 1708 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ धन्नाजी जाधव की सेवा में रहे, और 1708 में धन्नाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसके पुत्र कौन? चंद्र सेन जाधव के ताराबाई के पक्ष में मिल जाने पर बालाजी विश्वनाथ को उन शाहू की सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर आगे बालाजी विश्वनाथ 1714 ईस्वी में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद गया और उसके प्रति क्या सम्मान व्यक्त किया। ये तो ऐसे दे रखा है, इसमें देखते हैं। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैयद हुसैन अली खां के साथ दिल्ली गया, और फर्रुखसियर ने तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की क्या की? मदद की।
और बालाजी विश्वनाथ चौथ और सरदेशमुखी सौंपने की प्रथा ने पेशवा को संरक्षण में अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में क्या की सहायता दी। और बालाजी विश्वनाथ की कब 1720 ईस्वी में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके 20 वर्ष का पुत्र कौन बाजीराव प्रथम पेशवा बनाया गया। आंग्ल मराठा युद्ध, कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। अवधि दे रखे, समय कब हुआ और पेशवा, गवर्नर जनरल और संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 ईस्वी तक। पेशवा माधवराव और गवर्नर कौन थे उस समय? वारेन हेस्टिंग्स। और संधि सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से कब तक? 1806 ईस्वी तक। पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। और गवर्नर कौन थे? जॉर्ज बार्लो एवं वेलजली। फिर संधि राजघाट की संधि 1805 ईस्वी में। फिर होता तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी। कौन? बाजीराव द्वितीय पेशवा और गवर्नर कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। संधि पूना की संधि 1817 ईस्वी। फिर बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात साहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया, जिससे बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा पद प्रत्यक्ष वंशानुगत हो गया। फिर मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा क्या माना जाता था? प्रतिपादक माना जाता था। जब 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई तब तक मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था। इस काल में मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की। फिर बाजीराव प्रथम ने 1773 ईस्वी में जंजीरा के सदियों के विरुद्ध एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और उन्होंने अंत में मुख्य भूमि से निकाल बाहर कर दिया गया। फिर बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी। बाजीराव प्रथम का 18 साल का कौन था? ये पुत्र था बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से जाना जाता था। क्या बना? पेशवा बना और वह 1740 से 61 ईस्वी तक पेशवा रहा। 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना हुआ, जिसमें बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण किया तथा उसने मराठा शक्ति को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसी के शासनकाल में मराठा और अहमद अब्दाली की सेनाओं का पानीपत में 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना हुआ, जिससे मराठा सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई। पेशवा का बेटा विश्वास राव, सदाशिवराव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों की क्या हो गई? उस युद्ध में मृत्यु हो गई। फिर पानीपत की हार मराठों के लिए महाविपदा के समान थी। उनकी हार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का क्या दे दिया? मौका दे दिया। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद अब्दाली ने दुर्रानी वंश की स्थापना की। मराठों के अतिरिक्त इस समय उत्तर में अन्य शक्तियों में अवध का नवाब कौन? जाट रुहेला प्रमुख थे। जाट और रुहेला प्रमुख थे अवध के नवाब। फिर अब्दाली अवध के नवाब और रुहेलों का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गया और 1761 में पानीपत में निर्णायक युद्ध में राजपूतों, जाटों, सिखों और अन्य किसी शक्ति ने मराठों की मदद नहीं की, उनका साथ नहीं दिया। और फिर मराठों की प्रबल पराजय हुई और यह युद्ध इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तरी क्षेत्रों में मराठों के आधिपत्य को गहरा धक्का लगा। उनके बीच जो एकता विद्यमान थी वह युद्ध के बाद क्या हो गई? खत्म हो चुकी थी। फिर है माधवराव प्रथम 1761 से 1772। 70 वर्षीय माधवराव 1761 ईस्वी में पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और क्या था? राजनेता था। मराठे 1771 ईस्वी में बादशाह शाह आलम को अपने संरक्षण में इलाहाबाद से दिल्ली ले गए और बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया। इसी वर्ष क्षय रोग से
टीबी से माधवराव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर कौन आते हैं, नारायण राव 1772 से 1773 ईस्वी। माधवराव की मृत्यु के बाद उसका कौन है, छोटा भाई पेशवा बना, लेकिन 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की क्या कर दी, हत्या कर दी। फिर अब माधवराव नारायण 1774 से 1795 ईस्वी। नारायण राव की मृत्यु के पश्चात कौन, उनका पुत्र माधवराव नारायण पेशवा बना। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई कौंसिल की नियुक्ति की और प्रमुख मराठा सरदारों की इस चुनौती का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव पूना से भागने पर विवश हो गया और बम्बई जाकर नाना फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजों से क्या मांगी, सहायता मांगी। फिर बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी। यह कौन था, रघुनाथ राव का पुत्र था बाजीराव द्वितीय। नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात जिन मराठा नेताओं ने के हाथों में शक्ति रही उनमें पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया व यशवंतराव होलकर प्रमुख थे। फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया दोनों होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उसे नीचा दिखाना चाहते थे। अप्रैल 1801 में पेशवा व जसवंतराव होलकर के भाई बिट्टू जी की निर्मम हत्या कर दी गई। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की सेनाओं को 1802 में हृदयसर नामक स्थान पर पराजित किया और पूना पर अधिकार कर लिया। उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना की राजगद्दी पर बैठा दिया। फिर बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में किसमें शरण ली, बसीन में, तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से एक क्या कर ली, संधि कर ली, जिसे बसीन की संधि कहा जाता है। फिर है नागपुर के भोसले, कोल्हापुर के भोसले व तंजावुर के वे अम्मकोजी के वंशजों जो सतारा राजा के समान अधिकार का दावा कर रहे थे, जबकि विपरीत नागपुर की वंशावली सतारा शासकों के स्पष्ट रूप से अधीनस्थ थी। इस वंशावली के सबसे प्रतापी शासक कौन, रघुजी भोसले 1727 से 55 तक इनका कार्यकाल रहा और इन्हें बंगाल व बिहार में मराठा साम्राज्य के विस्तार का क्या माना जाता था, उत्तरदायित्व माना जाता है। फिर है बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अपनी उपस्थिति 1720 में दर्ज कराई। प्रारंभ में न सिर्फ शक्तिशाली भोसले परिवार के बल्कि दबादे परिवार के भी अधीनस्थ थे। गायकवाड़ों ने अपनी राजधानी बड़ौदा में बनाई, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार व उत्पादन के तंत्र का पुनः एकीकरण हुआ। प्रमुख मराठा क्षेत्र व राजधानी दे रखे हैं। फिर बड़ौदा में दामाजी के शासनकाल के पश्चात कुछ परिवर्तनों का युग आया। दामाजी के अंतिम उत्तराधिकारी फतेह सिंह अधिक समय तक पेशवा के सहयोगी नहीं बने। 1770 ईस्वी में उत्तरार्ध में उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता किया और 1800 ईस्वी तक पेशवाओं के बदले अंग्रेज उत्तराधिकारी के मामले में निर्णय लेते रहे, जो 19वीं शताब्दी में उनके क्या हो गए, अधीनस्थ शासक बन गए थे। फिर है मलवा, ये अलग दे रखा है इसका। अहिल्याबाई का शासन 1765 से 1994 ईस्वी तक चला। फिर ग्वालियर के सिंधिया वंश ने उत्तर भारत की राजनीति में अपना स्थान पानीपत के तृतीय युद्ध, जो कि 1761 में हुआ था, के दशक में बनाया था उनके बाद में। फिर सिंधिया मुख्य रूप से मध्य भारत में केंद्रित थे। पहले उज्जैन व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद ग्वालियर में महादजी सिंधिया के लंबे शासनकाल 1761 से कब तक रहा उनका शासनकाल, 1794 ईस्वी के दौरान यह वंश संगठित हुआ। 1780 के मध्य मुगल बादशाह ने उसे अपने कामकाज उप शासक नियुक्त किया था। फिर मैसूर हैदर अली 18वीं सदी के दौरान भारत में अनेक नए राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में हैदराबाद के बाद हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह था मैसूर। फिर 18वीं सदी के शुरू में नंजाराव देवराज नाम के 2 मंत्रियों ने मैसूर शक्ति अपने हाथों में ले ली और वहां के राजा चिक्का कृष्ण को अपनी क्या बना लिया, कठपुतली बना लिया।
कृष्णराज को। फिर हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था, जिसने अपना जीवन मैसूर की सेना में साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। हैदर अली क्या था? शिक्षित नहीं था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी था। वह अत्यंत परिश्रमी, लगनशील, साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। हैदर अली एक प्रतिभाशाली सेनानायक के साथ चालाक राजनीतिक था और वर्ष 1755 में डिंडुगुल में हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। एक मिनट। फिर उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। हैदर अली ने वर्ष 1761 में नंजाराम को सत्ता से अलग कर दिया और मैसूर राज्य पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1761 से 1779 ईस्वी। यह युद्ध अंग्रेजों की किसके कारण? आक्रामक नीति का परिणाम था, मतलब उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। और हैदर अली ने अंग्रेजों के प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से मराठों और निजाम से क्या कर ली? संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया। हैदर अली के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और परंतु 1761 में हैदर अली और निजाम तिरुवन्नमलाई संगम में पराजित हुए। निजाम हैदर अली का साथ छोड़कर अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गया। हैदर अली ने मंगलोर पर आक्रमण कर बंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को पराजित किया और उन्हें मद्रास तक सीमित कर दिया। फिर 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। ये दे रखा है सारा आंग्ल मैसूर संघर्ष। इसमें युद्ध और मैसूर शासक, बंगाल का गवर्नर, संधि कब हुई और विशेष क्या था, ये सारे दे रखे इसमें। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 1780 से 1784 ईस्वी। इस युद्ध के समय पुनः हैदर ने निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर ली? संधि कर ली। और 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी नियंत्रण वाले माहे पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए एक क्या थी? खुली चुनौती थी। फिर 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या करी? शुरुआत करी और उसने अंग्रेज जनरल जॉर्ज वैली को परास्त कर अरकाट पर अधिकार कर लिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल किसे? आयरकूट से हुआ, जिसने वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर के विरुद्ध भेजा था। आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त अवश्य किया, लेकिन उसे इससे कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला। फिर 1782 में हैदर अली ने एक बार पुनः अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल हुआ, और लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। 1784 तक टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा और अंततः दोनों पक्षों में मंगलोर की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। फिर मंगलोर की संधि से असंतुष्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बाद भी कर्नाटक को खो देगा। फिर कौन आता है? टीपू सुल्तान 1782 से 1799 हैदर अली का पुत्र था। जो टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के पश्चात मैसूर की राजगद्दी पर बैठा और राजनीतिक दूरदर्शिता में यह अपने पिता हैदर के समकक्ष ठहरता था। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। इसे अरबी, फारसी, उर्दू तथा कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। इसने अपने नवीन प्रयोग के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतोल की इकाई और नवीन संवत को प्रारंभ करवाया था। कुछ वर्ष श्रृंगेरी पुत्रों से पता चलता है कि
पत्रों से पता चलता है कि जब 1719 ईस्वी में मराठा आक्रमणों से श्रृंगेरी के मंदिर का भाग टूट गया था, तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू सुल्तान ने मंदिर की मरम्मत के लिए शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। फिर होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 91 ईस्वी। ये किसके बीच? टीपू सुल्तान के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने सुल्तान के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया तथा त्रावणकोर पर आक्रमण किया है। फिर अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर क्या कर दिया? आक्रमण किया और मिडोज के नेतृत्व में टीपू सुल्तान पराजित हुआ। फरवरी 1792 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने उसे टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए विवश किया। फिर अंग्रेज और टीपू सुल्तान की मध्य मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना पड़ेगा और युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देने थे। फिर होता है चौथा युद्ध 1799 में। इस युद्ध के समय टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से सामना करने के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया। इसने नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र व्यवहार किया। चार मई 1799 को क्या हो गई? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, जो कि अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैसूर स्वतंत्रता का इतिहास उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। कल करेंगे हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट।